नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जानते हैं कि एचपीआरसी में जो है वो जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इन्हीं 35 क्वेश्चंस को जो है वो कवर करने के लिए हमने एज सच वैसी ही एक सीरीज़ ये चला रखी है यूट्यूब पर भी। तो इस सीरीज़ में जो है आज हम 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारी जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जो है वो जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, विच हिस्टोरिकल पास एक्ट एज अ गेटवे बिटवीन चंबा एंड कांगड़ा वैली। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है वो एक ऐतिहासिक दर्रा है जो चंबा और कांगड़ा घाटियों के बीच में प्रवेश द्वार के रूप में जो है वो कार्य करता है। तो अगर हम दर्रों की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा ऐसा दर्रा है जो चंबा और कांगड़ा घाटी के बीच में आता है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो जलोरी दर्रा जो है वो दिया गया है, ऑप्शन में साच दर्रा दिया गया है, वारू दर्रा जो है वो ऑप्शन में जो है वो दिया गया है, और भूबू दर्रा जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। इन सभी दर्रों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा तो पता होगा ही। एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं कि कौन सा दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जलोरी दर्रा जो है वो दिया गया है। ये जो जलोरी दर्रा है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है और ये इनर और आउटर सिराज को आपस में जो है वो जोड़ता है। दूसरे नंबर पर साच दर्रा दिया गया है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है और चंबा और पांगी को जो है वो आपस में जो है वो जोड़ता है। तीसरे नंबर पर जो है वो वारू दर्रा जो है आता है। वारू दर्रा जो है वो धर्मशाला साइड से जो है इनका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को जो है वो चंबा के साथ जो है वो जोड़ता है। ठीक है, ये किसको जोड़ता है? ये कांगड़ा को जो है वो चंबा के साथ जो है वो जोड़ता है। और एक भूबू दर्रा यहाँ पर जो है वो दिया गया है। भूबू दर्रा का भी आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी और कुल्लू को आपस में जोड़ता है, जो जोगिंदर नगर और कुल्लू है उसको आपस में जो है ये जोड़ता है। तो ये आपको चारों दर्रों के बारे में पता चला और सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी वारू दर्रा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ द 4166 मीटर अबव द सी लेवल। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र है जो समुद्र तल से लगभग 4166 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि ऐसा इनमें से जो है वो कौन सा प्रसिद्ध जो है वो बौद्ध धर्म स्थल है, तो यहाँ पर जो है शाशूर मोनेस्ट्री दिया गया है, की मोनेस्ट्री दिया गया है, नामग्याल मोनेस्ट्री दिया गया है, रुमतेक मोनेस्ट्री जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो की मोनेस्ट्री आती है इसका की मोनेस्ट्री सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है। ये की मोनेस्ट्री इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है और की मोनेस्ट्री जो है वो क्या करती है, ये की मोनेस्ट्री जो है वो आपने ध्यान रखना है कि ये 4166 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और प्रसिद्ध जो है वो एक बौद्ध धर्म का जो है वो शिक्षा केंद्र यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आपने वैसे ही मोनेस्ट्रीज के बारे में ध्यान रखना है कि सासुर मोनेस्ट्री भी जो है वो दिया गया है। सासुर मोनेस्ट्री जो है वो लाहौल में आती है, वैसे ही की मोनेस्ट्री जो है वो स्पीति में जो है वो आती है। नामग्याल मोनेस्ट्री जो है वो दिया गया है, ये धर्मशाला में आती है। और एक यहाँ पर रुमतेक मोनेस्ट्री जो है वो दिया गया है। ये रुमतेक मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ पर आती है आपको ये भी पता होना चाहिए। रुमतेक मोनेस्ट्री की अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर आती है, तो रुमतेक मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के जो है वो किसी भी जिले में स्थित नहीं है, ये जो है वो सिक्किम में जो है वो आती है। तो ये जीके में भी कई बार पूछा जाता है कि ये रुमतेक मोनेस्ट्री कहाँ पर जो है वो स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं द यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मल्लाना विलेज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, हु इज प्रिजाइडिंग लोकल डाइटी हुज डिसीजन आर कंसिडर्ड एब्सोल्यूट एंड फाइनल बाय द विलेजर्स। तो बोलते हैं कि कुल्लू जिले के मल्लाना गांव की एक अनूठी प्रशासनिक व्यवस्था विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक मानी जाती है। ग्रामीणों द्वारा किस स्थानीय देवता के निर्णय को अंतिम और सर्वोपरि जो है वो माना जाता है। अगर हम बात करते हैं मल्लाना की, तो मल्लाना जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। और अगर हम मल्लाना की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो देवता जिनको लोग मानते हैं, जिनका डिसीजन अंतिम है, वो जमलू देवता जो है वो यहाँ के देवता हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जमलू देवता का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर वाज शिमला एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट हिस्टोरिकल बांस कोट नाउ राजभवन इन शिमला। तो बोलते हैं कि शिमला के ऐतिहासिक बांस कोट जो वर्तमान में राजभवन के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर बोलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में एक शिमला समझौता हुआ था। ये कौन सी ईयर में जो था वो हुआ था?
वहाँ के जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके बीच में जो है वो हुआ था ये। ठीक है, इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो वॉर हुआ था 1971 में। उसके बाद ही जो है ये जो है वो शिमला एग्रीमेंट जो है निकल कर आता है। शिमला एग्रीमेंट जो है वो शिमला में हुआ था, कई बार इसकी लोकेशन पूछ ली जाती है, तो बार्न्स कोर्ट में हुआ था। बार्न्स कोर्ट प्रेजेंट टाइम में राजभवन के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये भी पता होना चाहिए कि बार्न्स कोर्ट को अभी किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज द इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइडेड टू फिशरमैन अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वेलफेयर एंड रिस्क मिटिगेशन स्कीम। तो बोलते हैं कि ये एक PMMSY योजना जो है वो है। अब बोलते हैं कि इस PMMSY योजना के तहत जो है वो बोलते हैं कि कल्याण एवं जोखिम न्यूनीकरण योजना के अंतर्गत मछुआरों को कितने रुपए का बीमा कवरेज जो है वो दिया जाता है। अगर हम फिशरी सेक्टर में बात करें तो किसानों को जो है वो इस योजना के तहत जो है वो अप टू 5 लाख रुपए का जो है वो यहाँ पर कवरेज दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका जो है वो आपने सही आंसर ध्यान रखना है। कितना, 5 लाख रुपए तक का जो है वो कवरेज जो है वो दिया जाता है। यहाँ से अगर एज सच क्वेश्चन बनता है तो इतना ही क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर एज हाईलाइटेड इन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 2025-26 विच एग्रीकल्चर सब डिवीजन कॉन्ट्रीब्यूटेड द हाइएस्ट टू द टोटल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ग्रॉस वैल्यू एडिटेड, जिसको GVA बोला गया इन 2024-25। तो यहाँ पर 2024-25 के बजाय हम 2025-26 भी जो है वो लिख सकते हैं। तो 2025-26 भी अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तब भी डाटा एज सच सेम ही रहेगा। आपने ध्यान रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है 2025-26 का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के सब सेक्टर देखते हैं तो हाईएस्ट जो कंट्रीब्यूशन रहता है GSVA में या GVA में वो किसका रहता है, वो रहता है क्रॉप सेक्टर का। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। क्रॉप का जो है वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन रहता है GSVA में। 2025-26 में अगर हम बात करते हैं तो 2025-26 में हिमाचल प्रदेश की GSVA में जो कंट्रीब्यूशन रहा है किसी भी सेक्टर का वो कितना रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्रॉप सब सेक्टर आता है, लाइव स्टॉक सब सेक्टर आता है, फिशिंग सब सेक्टर आता है, फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग सब सेक्टर आता है, माइनिंग एंड क्वेरिंग ये सब सेक्टर जो है वो आता है। तो ये जो है वो रहा है लगभग 8,413 करोड़ रुपया। और अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की कि इस क्रॉप सेक्टर में कितनी ग्रोथ जो है वो रही 2025-26 के एडवांस एस्टिमेट के अनुसार, तो ग्रोथ इसमें रही 11.9% की। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा तो इसमें रही, दूसरे नंबर पर किस में रही, दूसरे नंबर में रही माइनिंग और क्वेरिंग में। माइनिंग और क्वेरिंग में 10.1% की ग्रोथ जो है वो रही। अगर हम बात करते हैं फिशिंग सेक्टर की तो फिशिंग सेक्टर में जो है वो 7% की ग्रोथ रही। अगर हम लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करते हैं तो लाइव स्टॉक सेक्टर में 6.9% की ग्रोथ जो है वो आंकी गई। अगर हम फॉरेस्ट्री और लॉजिंग की बात करते हैं तो फॉरेस्ट्री और लॉजिंग में 4.4% की ग्रोथ जो है वो देखी गई। तो ये आपने डाटा ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। ठीक है, तो डाटा मैंने आपको जो बताया है डाटा वो मैंने 2025-26 का डाटा जो है वो सारा का सारा बताया है। ठीक है, 2025-26 के एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग डाटा आपको बताया गया है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 1000-year-old मोनेस्ट्री इन स्पीति हिमाचल प्रदेश फेमस फॉर इट्स वॉल पेंटिंग एंड स्टूको स्टैचूज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्पीति में बोलते हैं कौन सी मोनेस्ट्री है जो लगभग 1000 वर्ष पुरानी है और अपनी भित्ति चित्रों और स्टूको मूर्तियों के लिए जो है वो जानी जाती है। तो ये जो बात यहाँ पर की जा रही है ये ताबो मोनेस्ट्री की जा रही है। ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ताबो मोनेस्ट्री के बारे में अक्सर हम ये भी पढ़ते हैं कि इसको अजंता ऑफ हिमालय भी जो है वो बोला जाता है, तो इसको अजंता भी जो है वो बोला जाता है। अच्छा, हिमाचल में एलोरा किसको बोला जाता है, कौन सा वो मठ है, कौन सा वो मंदिर है जिसको जो है वो एलोरा ऑफ हिमाचल जो है वो बोला जाता है, वो आप कमेंट कर कर बताएंगे, वो आपके लिए एक होमवर्क जो है वो हो जाता है। अगर हम ताबो मोनेस्ट्री की बात करते हैं तो 996 AD में जो है ये मोनेस्ट्री बनाई गई थी। कहा जाता है कि 1996 में इसको बने हुए लगभग 1000 साल जो है वो पूरे हो गए थे। ठीक है जी, तो ये सब आपने इस ताबो मोनेस्ट्री के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट एक मोनेस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की। यहीं पर ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन में हमारे पास धनकर मोनेस्ट्री भी दिया गया है, रुमतक मोनेस्ट्री दिया गया है, की मोनेस्ट्री जो है वो दिया गया है।
यहाँ पर हम की मोनेस्ट्री के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा हम रुमतेक मोनेस्ट्री के बारे में भी जो है वो बात कर चुके हैं। एक मोनेस्ट्री और आई यहाँ पर, वो है धनकर मोनेस्ट्री। अब ये मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ पर जो है वो आती है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये धनकर मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ पर आती है, क्या इसकी लोकेशन जो है वो है। तो धनकर मोनेस्ट्री का ध्यान रखना है कि ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो आती है। लगभग 3894 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है धनकर मोनेस्ट्री। धनकर गोम्पा भी जो है वो इसको बोला जाता है, धनकर गोम्पा। ये आपको पता चल गया इस मोनेस्ट्री के बारे में। ये कौन सी वैली में आती है, तो ये भी जो है वो स्पीति वैली में ही जो है वो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम देखें, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और उस सेक्शन की इंपॉर्टेंस आप समझते हैं, उस सेक्शन को जो है वो आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तब आप हमारी टेस्ट शीट्स के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। जो जनरल अवेयरनेस की हमने स्पेशल टेस्ट शीट चलाई हुई है, ठीक है। इस टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। टाइमली आप टेस्ट शीट्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्टडी को प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। दूसरा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए और आप हमारी पेपर 1 की टेस्ट शीट्स के साथ जो है वो जुड़ना चाहते हैं, तो पेपर 1 की टेस्ट शीट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए पेपर 1 में है नेगेटिव मार्किंग, तो इसके साथ कैसे डील करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है वो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि पेपर 1 में पास नहीं हुए तो पेपर 2 कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए पेपर 1 की इंपॉर्टेंस को अगर आप समझते हैं तो टेस्ट सीरीज के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोलते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड 2026 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट। तो बोलते हैं कि किस संगठन ने 2026 को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय चरागाह एवं पशुपालन वर्ष जो है वो घोषित किया है। तो ये जो है वो घोषित किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पर पूछा गया है घोषित किसके द्वारा किया गया है, तो वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है वो किया गया है। यूनाइटेड नेशन ने इसको घोषित किया है। और दूसरी ओर आपने क्या ध्यान रखना है कि इस पहल को जो औपचारिक इसका जो कार्यान्वयन कर रहा है, नेतृत्व जो इसका कर रहा है, नेतृत्व इसका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका कर रहा है, ठीक है। लेड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात करें डिक्लेयर्ड बाय, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको डिक्लेयर जो है वो किया गया है। ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके जो है वो पूरे क्लियर होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि यूएन के द्वारा जो है वो 2026 को किस किस रूप में जो है वो घोषित जो है वो किया गया है, तो देखिए यूएन के बारे में आपने जो है वो ध्यान रखना है कि यूएन ने जो है वो 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर भी घोषित किया है। 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी घोषित किया गया है। 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पेस्टोलिस्ट भी जो है वो घोषित किया गया है। इसके अलावा 2027 की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट टूरिज्म जो है वो घोषित किया गया है 2027 को। और 2027 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ लीगल लिटरेसी भी जो है वो घोषित किया गया है। तो ये 2026-27 का आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन 2025। अब बोलते हैं कि ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो कितने बच्चों को जो है वो दिया गया 2025 में। तो अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की, तो ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो 26 दिसंबर 2025 को दिए गए। 26 दिसंबर 2025 को ये वीर बाल दिवस के अवसर पर दिए गए। तो एक बात यहाँ पर ये पता चली आपको कि ये वीर बाल दिवस मनाया कब जाता है, तो ये जो है वो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अब कितने बच्चों को जो है वो सम्मानित किया गया, तो 20 बच्चों को जो है वो सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये पुरस्कार जो है वो बच्चों को उनकी असाधारण वीरता, खेल, संस्कृति, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में जो है वो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। इसमें जो बच्चों की आयु होती है वो 5 से 18 वर्ष की आयु जो है वो होती है। अब इसमें अगर हम बात करें 2025 में जो प्रमुख विजेता इसके रहे हैं, जैसे क्रिकेटर हैं एक वैभव सूर्यवंशी, वो जो है वो रहे हैं। 15 वर्षीय तैराक हैं एक धिनिधि देसिंधु, वो जो है वो रहे हैं। जुडो खिलाड़ी हैं योगिता मंडावी छत्तीसगढ़ की, वो रही हैं। तो इस तरह के
प्रमुख जो है ये बच्चे जो हैं वो रहे हैं। अगर हम एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि चलो ठीक है, ये बात यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की जा रही है, 20 बच्चों को जो है ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, तो बोलते हैं कितने मेल हैं इनमें से, कितने फीमेल जो हैं वो इनमें से है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितने मेल बच्चों को दिया गया है, कितने फीमेल बच्चों को जो है वो दिया गया है। तो 20 में से 12 लड़के हैं, 8 लड़कियां हैं, इसमें ये ध्यान रखना, 20 में से 12 लड़के हैं, 8 लड़कियां हैं, इनको जो है ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच कंट्री वॉन द स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल इन 2025। तो 2025 का ये स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल किस देश ने जो है वो जीता है, तो ये जो है वो जीता कि किस देश के द्वारा गया है, ये अपने भारत के द्वारा ही जो है वो जीता गया है। ऑप्शन इसका जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा, अपने भारत ने ही जो है ये जीता है। अगर हम बात यहाँ पर स्क्वैश वर्ल्ड कप की जो है वो कर रहे हैं, तो स्क्वैश वर्ल्ड कप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर और भी जो है वो पता होने चाहिए। इंडिया ने जो है वो जीता है दिसंबर 2025 की ये बात है। इसमें इंडिया ने हराया किसको है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने इसमें जो है वो हराया किसको है। तो इंडिया ने इसमें हांगकांग को जो है वो इंडिया ने इसमें जो है वो हराया है। अच्छा, अब 2025 में इसको होस्ट कौन कर रहा था, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 2025 में ये जो स्क्वैश वर्ल्ड कप था, इसको जो है वो होस्ट किया जा रहा था अपने इंडिया के द्वारा ही। वेन्यू इसका एग्जैक्टली चेन्नई था, चेन्नई शहर में इसको होस्ट किया गया। आगे बोलते हैं अस्मिता लीग, द अस्मिता लीग इज अ मेजर इनिशिएटिव अंडर विच फ्लैगशिप प्रोजेक्ट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये अस्मिता लीग है एक, बोलते हैं कि भारत सरकार के किस प्रमुख खेल कार्यक्रम के अंतर्गत ये एक प्रमुख पहल जो है वो है। अगर हम अस्मिता लीग की बात करते हैं कि अस्मिता लीग जो है वो किसके तहत जो है वो एक प्रमुख पहल है, तो ये खेलो इंडिया मिशन जो है वो उसके तहत एक प्रमुख पहल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अस्मिता का जो है पूरा नाम है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, ये जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है वो चलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विद विच टेक्नोलॉजी जाइंट हैज़ द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की यहाँ पर बात की जा रही है पार्टनर टू एस्टेब्लाइज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब एट इट्स हेडक्वार्टर। तो बोलते हैं कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने जो है वो अपने मुख्यालय में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है, उसको स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी जो है वो की है। तो इसमें जो है वो IBM के साथ जो है वो साझेदारी की गई है। ऑप्शन डी इसका जो है वो IBM जो है वो सही आंसर हो जाएगा। IBM के साथ जो है वो इसमें साझेदारी की गई है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हुआ। यहाँ से इतना ही ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन विच डे डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली मेक ऑल 4 लेबर कोड इफेक्टिव। तो जो प्रमुख 4 लेबर कोड आए, प्रमुख जो 4 श्रम संहिताएं आई, उनको जो है वो किस दिन से जो है वो प्रभावी किया गया, तो उनको 21 नवंबर 2025 से जो है वो प्रभावी किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में क्वेश्चन बनने की संभावना है। आगे बोलते हैं इन विच ईयर डिड द भील रिवेलन लेड बाय काजी सिंह एंड द भीम नायक अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन बिगिन। तो बोलते हैं कि काजी सिंह और भीमा नाइक के नेतृत्व में ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध में ये भील मूवमेंट जो हुई थी, भील मूवमेंट बोलते हैं कौन से ईयर में जो है वो हुई थी। अब देखिए भील मूवमेंट की अगर हम भील रिवेलन की अगर हम बात करते हैं कि ये जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भील रिवेलन जो है वो 1818 में जो है वो हुई थी। पहली बात तो आपने ये ध्यान रखनी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 1818 में ये हुई थी। और हुई कहाँ पर थी ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1818 में जो है वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का खान देश कर एक क्षेत्र है जहाँ पर जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है वो कब्जा किया गया था। अब इस विद्रोह को जो है वो भीलों के द्वारा जो है वो अपने पारंपरिक वन अधिकारों के हनन, भारी कराधान और गंभीर आर्थिक शोषण के विरुद्ध जो है वो फिर स्टार्ट किया गया। तो ये भील एक जो ट्राइबल ग्रुप है उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। साथ में ध्यान रखना है कि भील रिवल्ट इसको बोला गया 1818 की ये है, कहाँ पर स्टार्ट हुई थी वो भी पता चल गया। मुख्य जो इसको लीड करने वाले थे वो काजी सिंह और भीमा नायक थे। अगर यहाँ से किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। नोट इस क्वेश्चन को जरूर आपसे अच्छे से जो है वो करना, ठीक है।
जान लिया इतना आपने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि ये 11th शेड्यूल जो है वो किसके साथ डील करता है। अक्सर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स की, शेड्यूल की। जब भी हमने पंचायती राज की बात की है तो मैंने 11th शेड्यूल आपको हर बार जो है वो बताया। पंचायती राज के बारे में ये बात करता है और बोलते हैं भारतीय संविधान की जो ये 11वीं अनुसूची है इसमें कितने विषय जो हैं वो सूचीबद्ध हैं। तो मैंने पिछले कल भी बताया था, उससे पहले भी हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि 29, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 29 टोटल इसमें जो है वो सब्जेक्ट जो है वो आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट आते हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील करती है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट इसके साथ डील करता है, तो पार्ट नंबर 9 इसके साथ डील करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल है, तो शेड्यूल तो क्वेश्चन में दिया गया है, 11 नंबर शेड्यूल है। आर्टिकल में अगर हम बात करें पंचायती राज से तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात आर्टिकल नंबर 40 में की गई है, गांधीयन प्रिंसिपल में बात की गई है। अच्छा, जल्दी से आप कमेंट कर कर बताइए कि पंचायती राज डे कब मनाया जाता है और 2026 में जब ये डे मनाया गया तो इसकी थीम क्या रखी गई थी, ये आप कमेंट कर कर बताइए। ये मैंने आपको बताया है इससे पहले, तो अभी आप कमेंट कर कर जो है वो बताएंगे क्योंकि इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री स्टेट दैट द टोटल मास रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो बोलते हैं कि जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान का, बोलते हैं कौन सा मूल सिद्धांत जो है, बोलते हैं ये कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है वो कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, यानी कि टोटल मास रिमेन अनचेंज्ड। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो बात करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऐसा सच आप इसको ध्यान रखना। आगे बोलते हैं विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर दैट अब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो वायुमंडल की कौन सी परत बोलते हैं कि ओजोन परत को धारण करती है, जो सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित जो है वो करती है। अगर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है जो ओजोन लेयर को जो है वो धारण करती है। तो ओजोन लेयर की अगर हम बात करते हैं तो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वो आती है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ओजोन लेयर कहाँ पर आती है, स्ट्रेटोस्फीयर में आती है। अलग अलग हमारे पास लेयर्स आती हैं, ट्रोपोस्फीयर आती है, स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो आती है, मेसोस्फीयर आती है, थर्मोस्फीयर आती है, एक्सोस्फीयर आती है। ये अलग अलग हमारे पास जो है वो लेयर्स आती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर की लेयर्स की, तो अभी आप देखते हैं कि वेदर चेंज होता है, बारिश हो जाती है। अब ये जो है, जैसे वेदर चेंज हो गया, रेनफॉल हो गया, ये कौन सी लेयर में जो है वो आता है। तो ऐसे फिनोमिनास जो मौसम से रिलेटेड हैं, जैसे कि रेन हो गया, स्नो हो गया, स्टॉर्म हो गया, ये ट्रोपोस्फियर में जो है वो लाई करते हैं। कौन सी लेयर में लाई करते हैं, ये ट्रोपोस्फियर में जो है वो लाई करते हैं। ट्रोपोस्फियर के बाद में आती है ये स्ट्रेटोस्फियर। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब हम बात कर ही रहे हैं जब लेयर्स की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते हैं वो कौन सी लेयर में जो है वो उड़ते हैं। तो एरोप्लेन का भी आपने ध्यान रखना है कि कौन सी लेयर में जो है ये एरोप्लेन जो है वो उड़ते हैं। तो एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ते हैं, जहां पर जो है वो ये ओजोन लेयर जो है वो आती है। ठीक है, इतना आपने विस्तृत वे में जानकारी हासिल यहाँ से की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन द इंडियन इकोनॉमी फिस्कल पॉलिसी इज प्राइमरली फॉर्मुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं हमारी जो इंडियन इकोनॉमी आती है इसमें जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी जो है वो बोलते हैं इसका जो है निर्धारण मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है वो किया जाता है। तो फिस्कल पॉलिसी के निर्धारण की अगर हम बात करते हैं कि किसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ऑप्शन इसका सी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है वो मुख्य रूप से इसका जो है वो निर्धारण किया जाता है, फिस्कल पॉलिसी का, जो राजकोषीय नीति है उसका। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं वेदर अटेन्स इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर, सॉरी वाटर यहाँ पर दिया गया है। बोलते हैं वाटर अटेन्स इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर। तो बोलते हैं जल जो है वो अपना, बोलते हैं किस तापमान पर अपना अधिकतम घनत्व जो है वो प्राप्त करता है। अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो पानी जो है वो वाटर एट विच डेंसिटी, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो अपना अधिकतम घनत्व जो है वो प्राप्त करता है। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वाटर का ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
ये क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार जो है वो पूछा जाता है। आगे बोलते हैं द फेमस फ्रेज सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड ऑन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। तो बोलते हैं कि भारत के जो राज चिन्ह है, राज चिन्ह पर अंकित प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये भी आसान था क्वेश्चन। आगे बोलते हैं व्हाई डू स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल इन नाइट स्काई व्हाइल प्लैनेट्स डू नॉट। तो जब भी स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंस आपको ज्ञात करना हो तो आप ये भी एक डिफरेंस ज्ञात कर देते हैं कि रात में जब आप देखते हैं तो स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, हालांकि जो प्लैनेट है, कोई भी ग्रह होगा, वो टिमटिमाएगा नहीं। तो वैसे भी स्टार और प्लैनेट का पता चल जाता है। तो बोलते हैं कि ये क्यों, इसका मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले बोलते हैं स्टार एमिट लाइट इंटरमीडिएटली वेयर एज प्लैनेट एमिट कॉन्टिन्यूस लाइट। ये गलत है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट ड्यू टू वेरिंग डेंसिटी ऑफ एयर लेयर। तो ये ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है उसके कारण जो है वो तारे जो है वो टिमटिमाते हैं, हालांकि प्लैनेट नहीं टिमटिमाते। तो ये आपने मुख्य जो है वो डिफरेंस पता रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का सेक्शन हमारे पास चलता है। दिए गए वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसका पर्यायवाची बताना है। रेखांकित शब्द यहाँ पर जो है वो परिश्रम जो है वो रेखांकित शब्द है। अब बोलते हैं आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो देखिए, जब भी आलस व्यक्ति करेगा तो वो सफल कैसे होगा। तो परिश्रम की यहाँ पर जो है वो पर्यायवाची शब्द आपको पता होने चाहिए। परिश्रम का जो पर्यायवाची होता है कि विश्राम होता है, पुरुषार्थ होता है, आलस्य होता है, मनोरंजन जो है वो होता है। तो परिश्रम के पर्यायवाची शब्दों में जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है वो मेहनत आ जाएगा, श्रम आ जाएगा, पुरुषार्थ आ जाएगा, उद्यम आ जाएगा, मशक्कत भी जो है वो इसका एक पर्यायवाची शब्द होता है। तो पुरुषार्थ, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पहचानिए। रमेश गाना गा रही है, ये तो गलत है। कवि सुंदर कविता लिखती है, ये भी गलत है, कवित्री होना था। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, या फिर डॉक्टर मरीज को देख रहा है। डॉक्टर मरीज को देख रहा है ये तो नहीं होगा, परंतु अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, ये स्त्रीलिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं उपयुक्त क्रिया विशेषण का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कछुआ डैश चलता है, तो कछुआ तेज तेज नहीं, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे जो है वो कछुआ चलता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से सब कुछ जानना, सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है। तो जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं, सर्वज्ञ उसके लिए बोल देंगे। जो कम ज्ञान हो जिसको होता है उसको अल्पज्ञ बोल देते हैं। जिसको अच्छा ज्ञान होता है उसको विद्वान बोलेंगे, जिसको कम ज्ञान है उसको अज्ञानी बोल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं निम्नलिखित में से मुसीबत के समय थोड़ी सी मदद भी बहुत बड़ी होती है, इस स्थिति में उपयुक्त लोकोक्ति चुनिए। तो मुसीबत के समय थोड़ी सी मदद मतलब डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कहते हैं ना कि उस टाइम जो तुमने हेल्प की थी ना वो डूबते को तिनके के सहारे के बराबर थी। अब कोई डूब रहा है उसको तिनका भी मिल जाएगा तो उसको शायद वो भी सहारा जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चूज द साइनोनियम ऑफ द ओमिनस। तो ओमिनस पहले होता क्या है, फिर इसका साइनोनियम मतलब इसका सिमिलर मीनिंग जो है वो आपको पता होना चाहिए। ओमिनस का मतलब होता है अमंगल, या फिर आप अनलकी कह लीजिए, अनफॉर्चुनेट कह लीजिए। तो एंटोनियम तो इसका लक्की हो जाएगा। थ्रेटनिंग है यहाँ पर, जॉयस है यहाँ पर, अनलक्की है यहाँ पर। तो ओमिनस का जो साइनोनियम हो जाएगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा वो थ्रेटनिंग जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो अनलक्की भी दिया गया था, परंतु अगर यहाँ पर जो है मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो अनलकी ही होता, थ्रेटनिंग नहीं होता, तब अनलकी सही कर सकते थे आप, अदरवाइज इसका थ्रेटनिंग ही सही आंसर जो है वो
होगा। थ्रेटनिंग ही इसका सही आंसर होगा, यही ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर बोलते हैं द शेफ प्रिपेयर्स अ डिलीशियस 3 कोर्स मील फॉर अ गेस्ट एट द पार्टी। अब इसको आपने जो है वो किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देना है। द शेफ हैड प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस 3 कोर्स मील फॉर द गेस्ट एट द पार्टी। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चन। आगे बोलते हैं चूज द ईडियम। ये जो अंडरलाइन किया गया है इसको रिप्लेस करना है ईडियम के साथ। तो बोलते हैं द सीक्रेट प्लान वाज एक्सीडेंटली रिवील्ड टू एवरीवन बिफोर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो रिवील्ड टू एवरीवन बिफोर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट का मतलब है लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं एंटोनियम बताना है आपको एरोगेंट का। एरोगेंट मतलब थोड़ा सा घमंडी हो गया। प्राउड इसका नहीं होगा। हम्बल या फिर क्रूअल या फिर स्टबबॉर्न। तो हम्बल इसका जो है वो एंटोनियम हो जाएगा। एंटोनियम थोड़ा सा हो गया घमंडी टाइप में, सॉरी एरोगेंट हो गया थोड़ा घमंडी टाइप में, हम्बल हो गया थोड़ा नमर टाइप में, ये इसका जो है वो हो जाएगा। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। A collection of historical document or record providing information about place, institutions और group of people। तो उसको क्या बोलेंगे? तो इसमें बात की गई है जो हिस्टोरिकल प्लेस, इंस्टीट्यूशन, ग्रुप ऑफ पीपल की बात करता है उसको आर्काइव बोल देते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन चलते हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज जर्नल अवेयरनेस वाली ज्वाइन की हुई है उनको जर्नल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज में ये PDF मिल जाएगी, वहां से आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस शास्त्रा रामानुजन प्राइज 2025। तो बोलते हैं कि प्रतिष्ठित शास्त्रा रामानुजन प्राइज 2025 किसे दिया गया है, ये आप कमेंट कर कर बताएंगे। इससे पीछे हमने एक वीडियो डिस्कस की थी, उसमें हमने ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था। जनरल अवेयरनेस की ही ये वीडियो हमने डिस्कस की थी। इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी के एग्जाम के लिए तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं और एक ही टेस्ट सीरीज से ये दोनों एग्जाम कवर कर सकते हैं। साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तब भी टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके आप सर्च कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।